नाउ पे अटेंशन है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ना शुरू किया था कल, और दोस्तों उसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने एग्रीमेंट देखा और इनफोर्सेबिलिटी भी देखा। राइट, क्लियर दिख रहा है तुमको स्क्रीन? थोड़ा ब्लर है, ब्राइटनेस थोड़ा कम है क्या? ओके, यहाँ पे अब दिख रहा है ना? ठीक है, चलो ध्यान दो। सॉरी, कल हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन देख लिया था, सारी चीजें समझी थी करके। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन भी कुछ हमने पढ़े थे, यहाँ पे देख लो क्या है। सेक्शन 2H, 2E और 2B। सेक्शन 2H क्या था अपना? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2E था एग्रीमेंट। सेक्शन 2B था क्या? प्रोमिसेस करके। ठीक है बेटा, वो पैक करो सिर्फ एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ो। मतलब पर्सन, ये क्या था? एग्रीमेंट का ही पॉइंट है, राइट? रीड करो क्या है। When क्या था? The following points emerge from the above definition when the person to whom the proposal is made signifies his assent। अब ये वर्ड बहुत समझना जरूरी था। signifies his assent मतलब क्या? उसकी इच्छा से वो चीज में इन्वॉल्व होना करके, राइट? उससे हम मतलब असेंट और असेंट को या फ्री कंसेंट को, ये बहुत जरूरी है। आगे आप जब भी देखोगे तो इनफोर्सिबिलिटी हमने देखा था, बहुत सारी चीजें समझी थी। फिर हम एग्रीमेंट और किस पे आए थे? कॉन्ट्रैक्ट पे। मैंने कहा था आपको लर्न करना जरूरी है। कितने पॉइंट देखे थे सर? मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन और क्या था? नेचर। मीनिंग में क्या था? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर, इट इज नोन एज व्हाट? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में हम देखेंगे तो दो पॉइंट था सर, ऑफर प्लस क्या था? एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हर एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा सर। वाइडर स्कोप किसका था? एग्रीमेंट का। नैरो स्कोप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट का। क्यों वाइडर और क्यों नैरो सर? बिकॉज सर कि हर एग्रीमेंट क्या नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट भी आ जाती है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ये हमने नेचर के पॉइंट में देख लिया था। लीगल ऑब्लिगेशन की बात कहां पे है? एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तक लीगल ऑब्लिगेशन जरूर होगा करके। इसेंशियल एलिमेंट हमने देखे थे सेक्शन 10 एंड नॉट गिवन इन सेक्शन 10, और शुरुआत हम आज करेंगे नॉट गिवन इन सेक्शन 10 में। सर ये क्या है? चलो पहले तो ना कहानी को समझ लेते हैं। सर विषय ये है कि एक पर्सन, जो आप सीए बन गए हो और आपके पास आ रहे हैं, ये आप हो, आपको पूछा जा रहा है कि सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सी चीजों का मैं ख्याल रखूं या कौन सी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? तो आप कहोगे देख भाई, पहली बात तो ये है कि देखो सीधा मैं लॉ पे ही लेके जाता हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, कि कॉन्ट्रैक्ट का पहला कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट कितने पार्टी चाहिए? दो पार्टी। अब इनके लैंग्वेज देखते बहुत डिफिकल्ट नहीं है सर। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ व्हाट? हिमसेल्फ, फुल स्टॉप। कि कोई भी बंदा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खुद ही तोड़ेगा, खुद पे केस करेगा, ऐसे तो नहीं होगा सर। आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट क्या? टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी व्हाट? एक्सेप्टिंग इट। क्या कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टी चाहिए क्या बेटा? दो से ज्यादा भी चलेगी? दो से ज्यादा भी चलेगी। यहाँ पे लैंग्वेज क्या है सर लॉ का? एटलीस्ट टू पार्टीज, मतलब मिनिमम दो, उससे ज्यादा 3, 4, 10, 15 लोगों में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बहुत बार बच्चे क्या अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट में दो, मतलब ये लॉ की लैंग्वेज है सर, ये आपको जितना अच्छे से इंटरप्रेट करोगे उतना सही रहेगा। वो पीछे वो कर्टन सगा लो ना, इसलिए ज्यादा अच्छा दिखता है। तो सर वो वाली बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कितने पार्टी चाहिए? दो पार्टी तो चाहिए ही करके ना। आगे, one party making contract, another party accepting. A contract may be made by natural person and by other person having what? Legal existence. For example, companies, universities, etc. It is necessary to remember that identity of parties
मस्ट बी व्हाट असर्टेनेबल। असर्टेनेबल का मतलब ऐसे होते हैं कि वो बंदा ना पता होना चाहिए कि ये पर्सन है, मतलब ढूंढने लायक, असर्टेनेबल, जिसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब मुद्दा समझो सर, इतना पढ़ लिया, अब इसको दिमाग में लेते हैं। टू पार्टीज कोई बड़ी बात नहीं थी, हमको पता था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एटलीस्ट कितने लोग चाहिए, दो। ओके, अब इसमें क्या समझने लायक था बता, ये बात बेटा, कि नेचुरल पर्सन का अर्थ समझता है। आप लोग में हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। बट ये क्या था, नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब क्या, कंपनी। कंपनी मतलब क्या, क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो सवाल ये, अगर आपको ये फाउंडेशन लेवल पे इतना बेसिक से अभी आप जाओ कि आपको अगर ये पूछा गया क्या एक नेचुरल पर्सन और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन एटलीस्ट कितने पर्सन चाहिए, दो। अब दो पार्टी चाहिए तो एक तो नेचुरल पर्सन है लेकिन दूसरा नेचुरल नहीं, क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा क्या? तो आंसर इज व्हाट, यस, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। कि कहीं भी ये नहीं कहा कि दोनों के दोनों क्या चाहिए, नेचुरल पर्सन। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका अस्तित्व है इन आइज ऑफ व्हाट, लॉ, उसे हम पर्सन कहेंगे, और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो भी चलेगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, बट ये एग्जाम्पल का नाम उन्होंने नंबर स्टार्टिंग से लेके सिर्फ 1 2 3 4 दिखे, इसलिए 4 आया। To constitute contract of sale, there must be two party. One is seller and another what beta, buyer. The seller and buyer must be what, to different person, because person cannot buy his own goods. विषय खत्म। चलो ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। क्या तुमको अभी देखो एक केस भी बताया था, इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस क्या, रमालाल एंड कंपनी, व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, द असेट ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर, the sales tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not sale, the partner being joint owner of those assets and cannot be both buyer and seller. सर ये तुमको समझाने रहेगा, आप कहानी समझो यहाँ पे, क्योंकि इतना समझना जरूरी है। सर ध्यान से सुनना, ये तीन लोग पार्टनर थे, ठीक है, इन्होंने अपना पार्टनरशिप बनाया। पार्टनरशिप का नाम था PQR करके, एसोसिएट्स, PQR एसोसिएट्स। अब इन्होंने क्या किया, सपोज अलग अलग असेट थे जो इस पार्टनरशिप में डाले, और उस असेट का वैल्यू था 3 करोड़ रुपया, ठीक है। अब ये अच्छा खासा पार्टनरशिप चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, कुछ तो लॉस हुआ या कुछ तो एक आधा पार्टनर को लगा कि अब बिजनेस नहीं करने का। इन्होंने कहा भाई अभी हम लोग ना सेपरेट हो जाएंगे, तो ये लोग पार्टनरशिप से बाहर आ गए। सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में घर पे आ गए, और सबने क्या किया, अपना 1-1 करोड़ का, अभी मैं अज्यूम कीजिए 1 CR का असेट इन्होंने ले लिया, ठीक है। तो यहां पे एक इनकम टैक्स ऑफिसर था। अभी इनकम टैक्स ऑफिसर का तो विषय एकदम सिंपल होता है, उन्हें तो टैक्स चाहिए भाई, और उनका क्या कहना था कि जब ये पार्टनर बाहर निकले फर्म से, तो ये फर्म ने ये असेट किसको दिए हुए हैं, पार्टनर को। डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया मतलब पार्टनर अलग, फर्म तो बंदी होगी, डिसॉल्व मतलब। और डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ कि ये फर्म और ये पार्टनर दो लोग हो गए, और फर्म ने पार्टनर को असेट दिए, मतलब इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, और ट्रांजैक्शन ये हुआ कि ये सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसमें टैक्स इन लोगों ने भरना चाहिए, ऐसे इस बंदे का कहना था। किसका कहना था, इनकम टैक्स ऑफिसर का। अब ये लोग बोले कि हम टैक्स भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्या बोले, हम नहीं भरेंगे। कौन से ग्राउंड पे नहीं भरेंगे पता है, उन्होंने बोला कि पार्टनरशिप फर्म कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कंपनी होती तो बात अलग है, पार्टनरशिप फर्म कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप क्या होते हैं, एक ही होता है। और क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप एक ही है, तो क्या एक ही पर्सन खुद को चीजें बेच सकता है, सेल कर सकता है क्या, आंसर इज नो। तो उन्होंने ये यहाँ पे ना इस लॉ को रखा। आप ध्यान से पढ़िए क्या हुआ था। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस कौन सा केस है बेटा, रमन लाल एंड कंपनी, व्हेन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का अर्थ क्या है, पार्टनरशिप बनाना कि बंद करना, बंद करना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, द असेट ऑफ फर्म वर डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर। 3 करोड़ के थे, 1-1 करोड़ सबको दे दिया सर, असेट डिवाइड हो गए। द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन, और सेल्स टैक्स ऑफिसर क्या बोला कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है और इस पे हम क्या लगाएंगे मालिक, टैक्स लगाएंगे। ओके, इट वॉज हेल्ड दैट, अब ये जो इट वॉज हेल्ड दैट आता ना, मतलब बेटा कहानी हो चुकी है, कोर्ट में गया, कोर्ट में सब लड़ाई लड़ी गई, सब चीजें हो गया, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज सेल और नॉट सेल,
not sell, the partner being what joint owner of those asset and cannot both buyer and क्या seller। कि पार्टनर अपने आप में पार्टनरशिप हम जॉइंट ओनर होते हैं, वो खुद ही बंदा खुद को बाय और सेल नहीं कर सकता, विषय खत्म। और इस ग्राउंड पे आप लोग देखो कि सीए फाउंडेशन में यहाँ पे केस चुप गया। क्या था सर, हम तो सिर्फ सिंपल सी चीट्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कंडीशन कि एटलीस्ट कितने पार्टनर होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 2। लेकिन आपको सीए फाउंडेशन के पेपर में ऐसा एक केस बना के दिया जाएगा कि एक पार्टनरशिप फॉर्म था, उसमें कुछ पार्टनर्स थे, बड़ा केस होगा कि XYZ रीजन हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गई और पार्टनरशिप ने मतलब फॉर्म ने असेट्स किसे डिवाइड किए, ट्रांसफर कर दिए पार्टनर्स को। मिस्टर पंडित लाल नेहरू एक सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, उनको इनके हिसाब से ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है, वो टैक्स डिमांड कर रहे हैं। क्या सेल्स टैक्स कमिश्नर का इंटेंशन वैलिड है या नहीं है, बोलो है या नहीं है? नहीं है। क्यों? कौन सा केस लॉ बताओगे? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। अब ये क्यों बताओगे सर? एक चीज याद रखना बेटा, लॉ का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग आगे देखेंगे, मोहिरी बीबी का केस देखेंगे, उसके बाद हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस देखेंगे, बहुत सारे केसेस देखेंगे। केसेस देखेंगे मतलब क्या, एक चीज फिक्स होती है कि इसे ना जजमेंटल या फिर बेंचमार्क कहा जाता है कि अगर सेम पॉइंट पे किसी की लड़ाई हो चुकी है और वो केस हार चुका है तो भारत में और कोई बंदा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर सारे फैक्ट्स उसी केस की तरह है ना, विषय छोड़ देने का, तुम्हारा डिसीजन भी वही चाहने वाला है, इसलिए केस स्टडी का नाम हम लिखते पेपर आंसर में। कौन सा केस है बोलो तो? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस व्हाट, रमनलाल एस एंड कंपनी। एवरीबॉडी बोलो, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस व्हाट, रमनलाल एस एंड कंपनी। अब आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे थोड़े 2-3 महीने बाद आपके सामने आपके पापा के पार्टनरशिप में ऐसे ही कोई सेल टैक्स कमिश्नर ने टैक्स का इंफॉर्मेशन या टैक्स की रिक्वायरमेंट की, आप इज्जत से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते टैक्स नहीं मांग सकते। क्यों सर? कौन सा केस का रेफरेंस दोगे? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस क्या, रमनलाल एंड कंपनी, रमनलाल एस एंड कंपनी, जो भी है। चलो सर, ये वाला चीज तो खत्म हो गया, 2 पार्टीज। क्या सभी तरीके से हमने इसको जस्टिस दे दिया एवरीबॉडी? यस सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो ही वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेट्स सी, पढ़ते हैं आराम से। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट विच रिलेशनशिप बेटा, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। Social or domestic types of agreement are not enforceable in court of law and hence they do not result into a contract। तो सर एक चीज मैं बोलूं, अगर इसको चार्ट फॉर्म में लिख दूं मैं, तो मुझे बताओ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सी 2 बातें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी? सोशल और क्या बेटा, डोमेस्टिक। सोशल और क्या, डोमेस्टिक। इस तरह की बातें जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये क्या नहीं कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हिंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, क्योंकि यहां पे 1-2 मार्क्स का सवाल इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, कौन से एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा? सोशल एंड व्हाट, डोमेस्टिक। एवरीबॉडी, कौन सी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा? सोशल एंड डोमेस्टिक। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ व्हाट, लॉ। अब तुमको बताता हूं क्या है। अब यहाँ पे केस आ गया जो इंपॉर्टेंट था। केस क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। केस क्या है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। और ये याद रखना है। लेट्स सी, हस्बैंड एग्री टू पे हिज वाइफ सर्टन अमाउंट ऑफ व्हाट, मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। तो शादी तो कर ली, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है सर कि हस्बैंड वाइफ रहेगी इंडिया में, हस्बैंड का सपोज दुबई वगैरह में जॉब रहेगा, तो बोला कि मैं तेरे साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन ना मैं तुझे हर महीने एक हैंडसम अमाउंट भेज दिया करूंगा, तो आधा महीना ब्यूटी पार्लर में ही रहना करके, टेंशन मत लेना, सारा खर्चा मैं प्रोवाइड करूंगा। हस्बैंड ने प्रॉमिस कर दिया, वाइफ ने मतलब बंदी ने शादी कर ली, वाइफ होगी, अब वो अब्रॉड चला गया। हस्बैंड फेल्ड टू पे प्रॉमिस अमाउंट, देखो कितना बड़ा शोर। वाइफ स्यू मतलब समझता ना क्या, स्यूड मतलब क्या, केस कर दिया। स्यू मतलब उसने उस पर केस कर दिया। वाइफ स्यूड फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर इट एज इट वाज विच एग्रीमेंट बेटा, सोशल एग्रीमेंट, एंड पार्टी डिड नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन। आपको एज इट इज ये चीज आ जाती है। और ये कौन से केस में होता सर? ये भी फैक्ट था, हाँ, उनका नाम क्या था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ये बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे सर्टन अमाउंट पे करूंगा,
हस्बैंड अब्रॉड चला जाता है, सपोज कुछ महीने पे करता है, लेकिन उसके बाद वो पे नहीं कर पाता, तो वाइफ बोलती है कि इसने मेरे साथ चीटिंग किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, और इसने प्रॉमिस करने के बावजूद इसने क्या नहीं किया, मुझे पैसा पे नहीं किया। वाइफ चली जाती कोर्ट में, कोर्ट बोलती ठीक है सब बराबर है, एग्रीमेंट है, लेकिन ये कौन से प्रकार का एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, और सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बोलते ना मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी करके, घर वाली बात है तुम्हारी। तो सब एग्रीमेंट हम सिर्फ बिजनेस की चीजें देखेंगे, ये तुम सोशल एग्रीमेंट को यहाँ पे मत लेके आओ, तो इसीलिए बात खत्म। और ऑन द दिस केस ये वाला चीज एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ओके, अभी अभी हमने दो केसेस देखे। पहला कौन सा केस देखा था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, जिसमें टू पार्टीज वाला बात था। और बट ऑब्वियस इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में किसका नाम पड़ा, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इसमें क्या कहा जाता है सर, सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए वाइफ हस्बैंड पे किसी प्रकार का केस यहाँ पे कर पाएगी नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ गया रहेगा, सर वो डिवोर्स होता है फिर कैसे मांगती है। मैंने कहा था, कल ही पढ़ाया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट के इसमें नहीं आता, वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। वो अंदर दूसरे एक्ट के अंदर वाइफ ने बोला कि इसने मेरे से धोखा देके शादी की, अब मेरे को छोड़ के चला गया, मेरा बच्चा है 2 साल का, मैं किसके सहारे जिंदगी बिताऊं। और फिर कोर्ट बोलेगा, जैसे वो अमेजोन के केस में हुआ, फिर जैसे ऋतिक रोशन के केस में हुआ, फिर कोर्ट बोलेगा कि तू इला पोटगी द्यायची, प्रिलिमिनरी जो भी बोलते हैं, कि तू उसको ये पैसा देने का तो चलेगा, लेकिन सिर्फ तुमने बाबू सोना बोल के जो भी प्रोमिस किए वो चलेंगे नहीं, उसके अंडर तुम केस कर सकते नहीं। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, समझा बेटा यहाँ पे। चलो एग्जांपल नंबर 6। अभी ये क्या बड़ा है, लेखापाल। लेखपाल मतलब क्या भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सुन, है ना। लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 lakhs टू हिज सन, सीए का दिमाग आ गया वापस। If his son passes CA exam, was on passing the exam, the son claimed the money. Here, the son could not recover. It was what? Which agreement? Social. पापा आज के बाद कोई भी promises करे तो समझ के पापा पे आप केस कर सकते हैं। राइटिंग में ही मत लो, क्या फायदा राइटिंग में लेने का। पापा ने तो किया था ना कि सीए पास हो गया तो बच्चे ने पूरी जिंदगी दाव पे लगा ली। फर्स्ट अटेम्प्ट सीए पास, बोले 5 लाख मिलेंगे। पापा ने बोला मजाक था, तो हमने ऐसे ही बोला था। बोले काय का मजाक में, सीए हो गया, अब मैंने पढ़ा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं जाता कोर्ट में। पापा बोले इसलिए तो ढोकले तो कुछ काम का सीए नहीं हुआ। सीए हुआ तो पढ़ाने का कि कौन सा एग्रीमेंट है अपने बीच का, सोशल एग्रीमेंट, और उस पर तू केस कर सकता नहीं करके, विषय खत्म। चलो आगे, एग्जांपल नंबर 7। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन कंडीशन, 2 मिनट। A sold goods to B on condition that he must pay amount of goods within what 30 days। ठीक है भाई, केस ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया किसको, बी को। अब सेल किया मतलब एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, और ये क्रेडिट सेल है, कितने दिन के अंदर पैसा देने का बोला, 30 days। Here A intend to create which relationship बेटा, legal relationship with B, and hence the same contract on the failure by B, अगर B ने पैसे नहीं दिए, making payment on due date, A can sue in the court of law। तो हम ये तीनों के तीनों एग्जांपल कौन से ग्राउंड पे हमने पढ़े बेटा, हमने इस ग्राउंड पे पढ़े, क्रिएट विच रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मतलब अगर वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा, जैसे इस वाले केस में बना। यस और नो, यस सर। तो देखो कितने कंडीशन पहले कितने पार्टी थी, 2। ओके, उसमें एग्जांपल केस स्टडी क्या थी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस व्हाट, रमनलाल एस एंड कंपनी। फिर क्या था सर दूसरा, कि क्रिएट लीगल ऑब्लिग, अच्छा ये और एक था ना, हाँ, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में कौन सा केस पड़ा, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। एक लास्ट पढ़ लेते फिर मैं ब्रेक लेता हूं। सर क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड विद द सर्टेन केसेस, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या बेटा, रिटर्न और क्या हो सकता है, स्पोकन। ठीक है, एज द लीगल इफेक्ट there is no difference between the written और क्या बोले बेटा, written contract and made by word or mouth, but in the interest of party the contract must be क्या होना चाहिए, written। In case of certain contracts some other formalities has to be compiled with to make agreement legally enforceable। तो उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो एकदम श्योर, कॉन्ट्रैक्ट आपके रिटर्न रहे तो भी चलेगा और स्पोकन रहे तो भी चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसे बाइफर्केट या भेदभाव नहीं करता कि कंपलसरी रिटर्न में ही चाहिए, बट हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सके कॉन्ट्रैक्ट कैसे करो बेटा, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी व्हाट, रिटर्न। क्यों सर, क्योंकि कल जाके इंसान जुबान घुमा सकता है, तुम किधर किधर लेके घूमोगे, नहीं यार तूने तो ऐसे ही बोला था, इसीलिए कंपलसरी लिख के रखा, डॉक्यूमेंटेशन रहा तो टेंशन आएगा नहीं। ओके
फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ लेकिन उन्होंने क्या कहा, इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंपाइल्ड विथ टू मेक एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। ये सर्टन कॉन्ट्रैक्ट है ना, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी किसमें चाहिए, राइटिंग में, वो ओरल चलेंगे नहीं, जैसे कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट बेटा, इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ व्हाट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आपको स्पोकन वोकन नहीं चलेंगे, कंपलसरी कैसे चाहिए इसको, रिटर्न में बात चाहिए। फर्दर इन केस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच इज इन्फोर्सेबल एज एट टाइम इज इसेंशियल for it to be valid in the case of what, immovable property। immovable property मतलब क्या, बताओ, immovable property मतलब क्या बेटा, बिल्डिंग हो गई है ना, लैंड हो गई। तुम देखो कभी भी लैंड बिल्डिंग खरीदना, ये जो व्यवहार होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब वहां पे रजिस्ट्रेशन ही रही, डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट। तो क्या सर, क्योंकि उसमें कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो इसलिए कि आज से बिल्डिंग थे, फिर तो लोग तो खड़े खड़े वो बिग बाजार बेच देंगे, बोले आज से तेरा, किसको क्या प्रूफ है, कुछ नहीं ना, ये तो इंडिया में ताजमहल बेच देते हैं, तुमने देखा रहेगा तो इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए, राइटिंग। देखो अब दो टर्म हो गया, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी रह सकता है, रिटर्न भी रह सकता है, हम क्या प्रेफर करेंगे, रिटर्न। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कंपलसरी क्या चाहिए, रिटर्न, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। Thus where there is a statutory requirement that any contract is to be made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of document must be complied with। तो अगर वैसे कोई statutory requirement है, 10 अगर ऐसे कोई स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने बोला हुआ रिक्वायरमेंट है कि लॉ राइटिंग में चाहिए, तो लॉ कंपलसरी कैसे चाहिए बेटा, राइटिंग में ही चाहिए, बाकी चलेगा नहीं करके। समझा वाले एवरीबॉडी? ये दो एग्जांपल रीड करो, तब तक मैं देख के आता क्या कौन आया करके। ओके चलो, क्या एग्जांपल थे जरा बताइए मुझे। ए एग्री टू सेल बी 1000, अरे ये क्या था देखो, ए एग्री टू बी, ए एग्री टू सेल व्हाट, B 100 tons of oil, there is nothing certain in order to show what। अच्छा ये तो इसका एग्जांपल आ गया सर्टेनिटी का, वही बोला कैसे कैसे हो गया। फोर्थ नया कंडीशन चालू हो गया ना, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या, अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग। वेग मतलब क्या बेटा, और इनडेफिनेट, मतलब ऐसे कि भाई कोई खरीदने आया है चीजें, जैसे कि हम जाते हैं बचपन में और पापा बोलते हैं कि बेटा बिस्किट लेके आ, तुम गए 5 रुपए दे दिए अंकल को बिस्किट वाले, ग्रोसरी वाले बोले कि बिस्किट सब उड़ा दे। अब 5 रुपए में बहुत सारे अलग अलग वेरायटी है, पार्ले जी है, क्रीम का बिस्किट है, मोनेको है, मतलब बहुत सारे वेरायटी। अब तुमने बोला क्या कौन सा बिस्किट दे, तो जब तक वो कौन सा बिस्किट नहीं आता तब तक वो चीज क्या नहीं होती, सर्टन नहीं होती, तब तक वेग है, सामने वाला जो चाहे वो दे देगा। अब तुम यहाँ पे क्लास में बोला सर 7,000 फीस है घंटा का, अब मैंने बोला यार अभी फीस तो दे दी, आप कौन सा सब्जेक्ट बोला नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट सही है कि अनसर्टन है, अभी भी अनसर्टन है, वेग है, तो कॉन्ट्रैक्ट करते को मस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा, सर्टन होना चाहिए। और एग्जांपल है, ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ व्हाट, ऑयल, there is nothing certain in this order to show what kinds of oil was intended for and that's why a contract रहेगा नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब बाकी तो आप एक्सपर्ट बाद में बनोगे, जब पूरा चैप्टर करोगे 30 में से 30 मार्क मिलेंगे, लेकिन 30 में से 30 मार्क कब बनते हैं, जब आप ये चीजें समझते हो इतनी माइन्यूट। छोटा सा पॉइंट लगने को लगेगा क्या फालतू है सर, लेकिन फालतू नहीं, अपने आप में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सर और मैडम। कि एग्जांपल है सर्टेनिटी। दूसरा, XYZ लिमिटेड एग्री टू लीज, लीज समझता ना, रेंट जैसा ही रहता है, मतलब इसका लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। लीज मतलब एक जैसे रेंट पे क्लास होता है, वैसे मैं बोला 12, 15, 20 साल के लिए लिया। ओके, लीज ऑफ द लैंड to Mr. A for indefinite year. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned। तो indefinite period मतलब सर बोला ही नहीं गया कितने पीरियड के लिए ये लीज है, तो यहाँ पे वापस क्या हो गया सर, अनसर्टेनिटी आ गई। और कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द कंडीशन है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी व्हाट, सर्टन। लिखते आएंगे अभी इतना। ओके, देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible, agreement to do an act impossible in itself cannot be what, enforceable। मैंने कहा ना कि चांद तारे तोड़ के ला, जैसे कि देखो ए ने क्या किया, एग्री किया, ए एग्री टू विथ बी टू डिस्कवर व्हाट, ट्रेजर बाय मैजिक। दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स एज इट इज व्हाट, नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म। तुमने बहुत बार ये न्यूज देखे रहेंगे, तांत्रिक बोलते कि इसकी बलि दे दे, इसकी बलि दे दी तो पैसों का बारिश ही रहेगा,
या तुम्हारे घर में सोने का मैं इतना ना मतलब ये निकाल के दूंगा, यहाँ से वो निकाल के दूंगा। अब ऐसे जो एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल है क्या? नहीं। क्यों सर? इम्पॉसिबिलिटी ना, आप ये कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे? वैलिड नहीं रहेंगे करके बात खत्म सर। आपने अदर देन सेक्शन 10 की 5 बातें पढ़ी बेटा। चलो आप मुझे ट्राई करना कि वो बताना। हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? इसेंशियल्स क्या? एलिमेंट्स। हम पढ़ रहे थे इसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, एक थे क्या सेक्शन 10 के, और एक क्या थे अदर देन सेक्शन 10। अब अदर देन सेक्शन जो 10 है, अदर देन सेक्शन जो 10 है उसमें कितने पढ़े हमने? 5। पहला क्या था? ओके, पहला था टू पार्टीज करके। ओके, पहला था टू पार्टीज। फिर दूसरा क्या था? लीगल क्या था? लीगल रिलेशनशिप। ओके, फिर तीसरा क्या था? याद करो। सर्टेनिटी तो लास्ट में था, उसके पहले क्या था? अदर फॉर्मेलिटीज था। रिटर्न वाला याद है क्या? रिटर्न और ओरल करके अदर फॉर्मेलिटीज। फिर चौथा क्या था? सर्टन होना चाहिए, ठीक है, सर्टेनिटी। फिर पांचवा क्या था? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। ये सारी चीजें अगर हुई तो एटलीस्ट 2 पार्टी चाहिए। कौन सा केस था इसमें? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस क्या? रमनलाल एस.एन. जो भी कंपनी था। फिर लीगल इंटेंट टू लीगल रिलेशनशिप, कौन सा केस था? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ऑर्डर्स में तो कुछ नहीं था, लेकिन क्या था? रिटर्न और ओरल। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपका एग्रीमेंट कंपलसरी रिटर्न चाहिए। कैसे? इंश्योरेंस वाले और क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले। सर्टेनिटी में क्या था सर? कि और कॉन्ट्रैक्ट जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है मस्ट बी सर्टन, अनसर्टन और वेग होनी चाहिए नहीं। और फिर क्या देखा? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर पॉसिबिलिटी नहीं है और ऐसे कोई भी अगर ट्रेजर वेजर मैजिक मैजिक की बात कर रहा तो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा नहीं। अब आपको पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग में समझा, तीसरा चौथा पांचवा रीडिंग एज इट इज रटना नहीं है, लेकिन बोलो ना ऑथर देन सेक्शन कितनी कंडीशन है, ये चीजें आ जानी चाहिए। बोला आएगी कि नहीं आएगी? कितनी बातें बेटा? कितने पार्टी चाहिए? एटलीस्ट कितने पार्टी चाहिए? 2 पार्टीज। क्या पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज नो। दूसरा, इंटेंट टू क्रिएट विच रिलेशनशिप? लीगल रिलेशनशिप जिसमें हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक और क्या सोशल एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता नहीं है। हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे कुछ अमाउंट पे करूंगा सर्टेन मंथ्स एवरी मंथ, तो आप हस्बैंड बाद में मना कर देता है, वाइफ केस करती है, क्या वाइफ केस जीत पाएगी क्या? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज विच एग्रीमेंट? सोशल एग्रीमेंट। एज पर विच केस लॉ? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। ओके, फिर तीसरा क्या था? ऑर्डर। ऑर्डर्स में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ओरल भी चलेगा और रिटर्न भी चलेगा, बट इट इज क्या? सजेस्ट किया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो? रिटर्न हो। बट इन सर्टन केसेस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन व्हाट? रिटर्न फॉर्म, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इन द केस ऑफ व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या सर? सर्टेनिटी चाहिए। सर्टन नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। और लास्ट क्या था? पॉसिबिलिटी होना चाहिए। बार बार पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो अब तुम्हारे दिमाग में वो क्रक्स आ गया। मतलब इतना भी लिखोगे तो भी तुमको सीए फाउंडेशन में मार्क्स मिलेंगे सर, क्योंकि ये अपना बीकॉम वाला एग्जाम नहीं है कि तुम कंटेंट लिखो। यहाँ पे चाहिए सर क्या? कंसेप्ट। यहाँ पे चाहिए क्वालिटी, और इतना याद रहा तो क्वालिटी। और आज तुम्हारा सबसे बड़ा टेंशन तुम्हारे बैच में ये है कि तुमको लर्न होना चाहिए। लर्न मतलब क्या? याद रहना चाहिए। नहीं तो पढ़ा तो दिया, सब समझा, लेकिन बाद में पूछा बेटा कि वो बताओ तो टू पार्टी में कौन सा केस था, याद ही नहीं आ रहा। अच्छा बताओ तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस क्या रमनलाल एस.एन. कंपनी क्या केस है? बोले समझ में नहीं आ रहा सर, तब तो समझा था, कुछ फायदा है पढ़ाई का? नहीं। मैंने पूछा बोलो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर क्या केस था? बोले यार वो सुना था सर लेकिन याद नहीं आ रहा, कुछ फायदा नहीं। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर क्या था? इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जिसमें ये कहा हुआ है कि सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट का कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता नहीं है। बस इतना कह दिया, हो गया तुम्हारा मतलब है ना कि सही आंसर हो गए सी फाउंडेशन में पास। और ये चीज मैंने कहा ना बेसिक है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले इस यूनिट पे टाइम लगा तो भी चलेगा, लेकिन हर चीज तुम्हारे नोट्स, आई होप तुमने नोटबुक बनाई होगी, हर चीज तुम्हारे अभी से लिखो और फिर 30 मार्क लेके जाना। मतलब पास होना सबसे सिंपल, अगर पहले दिन से अच्छे से ध्यान दिया तो। अब आते हैं सर नॉर्मल बात पे। क्या था? सेक्शन 10 वाली बात, बराबर कि नहीं? सेक्शन 10 के कुछ वैलिड एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट्स है कि क्या चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या बोला? फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या था? ऑफर, और क्या होना चाहिए बेटा? एक्सेप्टेंस, मतलब एग्रीमेंट। बट ऑब्वियस ऑफर एक्सेप्ट हो जाता तो अपने आप क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। An agreement is first essential element of valid contract, full stop. According to section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872, every promise and set of promises
forming consideration from each other is in क्या बेटा agreement. And according to section 2 subsection B, a proposal when accepted becomes what? Promise. An agreement is an outcome of offer and what? Acceptance. तो मतलब सर इन्होंने तो वही बोला जो हमने कल सीखा था. क्या सीखा था कि एग्रीमेंट क्या होता है? दो बातें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का सेक्शन क्या था? सेक्शन 2E. क्या था एग्रीमेंट का डेफिनेशन? एवरी प्रॉमिस एंड व्हाट? एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फ्रॉम ईच अदर, इट इज एन एग्रीमेंट. अच्छा, एग्रीमेंट किससे बनता है सर? प्रॉमिसेस से. अब प्रॉमिस किसने बताया उन्होंने? सेक्शन 2B. क्या बोला सर? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस. और एग्रीमेंट का तो फंडा ही ये था, एग्रीमेंट इज आउटकम ऑफ व्हाट? ऑफर. जब एक्सेप्ट हो जाता है इट्स बिकम सर एग्रीमेंट. खत्म सर. मतलब ये तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हमको पता था कि ऐसे ही होता है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होगा? एग्रीमेंट. और जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो एसेंशियल एलिमेंट का पहला. ओके. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे आगे जाके स्पेशल यूनिट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपल्सरी क्या चाहिए? फ्री कंसेंट. म्हणजे कोणतीही जोर जबरदस्ती पाहिजे नाही. लेट्स सी. क्या? टू और मोर पर्सन, ठीक है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज identity of minds in under the terms, namely conses addendum. Further, such a consent must be free. Consent would be considered as a free consent if it is not cause coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और क्या बेटा? Mistake. अब ये शब्द तुम लर्न कर लो. जिनका हो गया वो अभी सबके स्पेलिंग पे, इसके लैंग्वेज पे ध्यान दे. कुछ बच्चे यहाँ पे थे जिनका पहले भी हो गया था, बट ध्यान दो कि आप उसको और ना स्पेलिंग वाइज उसको सारी चीजें पे फोकस करो. सर क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट करते हो कंपलसरी मेरा क्या चाहिए मालिक? फ्री कंसेंट. अब कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा. एग्जाम्पल ये था सर, ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है. मिस्टर बी के पास दो गाड़ी है, ठीक है. एक गाड़ी येलो कलर की है और एक गाड़ी है सपोज ये वाली, ठीक है. दोनों ही गाड़ी वो बेचने वाले थे. मतलब बी के पास दोनों ही गाड़ी, उसने बी ने क्या बोला? मुझे मेरी गाड़ी सेल करने की है, ऐसे इसने कहा. और ए यहाँ पे खड़ा था. अब बी को कौन सी गाड़ी बेचनी थी बताए? ये वाली. लेकिन ए को कौन सी गाड़ी खरीदनी थी बताए? ये वाली. अब ए ने बी को बोला गाड़ी बेचनी है. बी बोला हाँ. बोले कितने में बेचनी है? 1 लाख में. क्या दो पार्टी है क्या? हाँ. क्या गाड़ी भी फिक्स है क्या? मतलब बोल गाड़ी एज अ वर्ड गाड़ी फिक्स है, ठीक है. ए बोला 1 लाख में देना, इसने बोला ठीक है भाई 1 लाख में मैं दे दूंगा. ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब गाड़ी लेने की बात आई तो इसको क्या लगा? बी कौन सा गाड़ी बेच रहा है? ये. लेकिन बी को गाड़ी कौन सा बेचना था? ये. क्या बताओ इसमें कॉन्सेस एडिडम है क्या? आंसर इज नो. क्योंकि थिंकिंग ऑफ माइंड भी कॉन्सेस एडिडम में आ जाता कि बंदा अगर अलग अलग भी सोच रहा है, गाड़ी बेचना ठीक था लेकिन दोनों क्या सेम गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं. तो आ गया तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे. इसे भी फ्री कंसेंट मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते. आप दिमाग में क्या सोच रहे हो इसका भी सिमिलरिटी चाहिए. अगर एक को खरीदनी थी येलो गाड़ी, सॉरी कौन सा, वो अपना ब्लू गाड़ी खरीदना था, और बी को बेचना था येलो गाड़ी. अब इन्होंने बोला गाड़ी बेचना है खरीदना, लेकिन कलर जुड़ रहे हैं क्या? नहीं. तो फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्सेस एडिडम. दूसरी बात सर कि बी को ना क्या किया, बी के बच्चे को किडनैप कर लिया. बोला दोनों गाड़ी बेच रहे, नहीं बेचा तो बच्चे को मार डालूंगा. अब बी का बच्चे का सवाल था सर. तो ये क्या हो गया? कोर्जन, धमकी. तो धमकी से अगर खरीदा उसे फ्री कंसेंट कहा जाएगा? नहीं. फिर फ्रॉड से अगर किया तो फ्री कंसेंट कहा जाएगा? नहीं. अनड्यू इन्फ्लुएंस म्हणजे क्या? अभी ए को तो गाड़ी खरीदी थी बी, और बी ना बहुत बड़े भक्त थे एक बाबा के. तो ये सीधा एक किसके पास गया? बाबा के पास. बोला बाबा बहुत भारी कार है, इसको पता नहीं है, देखो सोने की कार है, ऊपर से कलर मारा हुआ इसके पूर्वजों ने, मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली, बी को पता नहीं. बाबा उसको बोलो गाड़ी बेच दे. बाबा ने बोला बेटा भला करेगा, मोक्ष मिलेगा, गाड़ी मेरे को दान कर दे. तो ऐसे अगर किया तो
अनड्यू इन्फ्लुएंस म्हणजे काय सर, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, मतलब जो जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, आज स्टूडेंट पे टीचर का इन्फ्लुएंस होता है, गुरुजी का शिष्यों पे इन्फ्लुएंस होता है, तो मुद्दा क्या है कि उन्होंने अगर अपने इस पावर का मिसयूज किया तो उसे क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बच्चों को नहीं करना था लेकिन उन्होंने बोला कि तो ऐसे कर, तो ऐसे किया तो बच्चे क्या आ गए, बहकावे में आ गए, तो बहकावे में आके अगर गलत काम किया तो उसे क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे देखो, फ्री कंसेंट में कुछ कुछ बात है, जैसे कि क्या हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये वाला वर्ड बता रहा हूं मैं। फ्रॉड तो तुमको पता है, मिस रिप्रेजेंटेशन, दिखाया कुछ बेचा कुछ, और मिस्टेक, इन चीज की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कंपलसरी बेटा क्या चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए करके। एग्जाम्पल 1, ए हु ओन 2 cars सेलिंग रेड कार टू बी, ठीक है, ए हु ओन 2 cars सेलिंग रेड कार टू बी, बी थिंग्स इज परचेसिंग विच कार, ब्लैक कार, जैसे अपने भी एग्जांपल दिया था। देयर इज नो कॉन्सेस एडिडम एंड हिंस नो कॉन्ट्रैक्ट, कार तो बेचना था लेकिन उसको सपोज ये वाली कार बेचनी है और वो दूसरा वो वाली खरीद रहा था, तो इसमें इसे फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट बेटा, फ्री कंसेंट। समझा के मालिक, एवरीबॉडी, यस। दूसरा, टू डिटरमाइन, conses addendum, the language of the contract should be clearly drafted. Thus, if A says B, will you buy my red car for rupees 30,000, and B say yes to it, there is said to be conses addendum. The meaning is taken as same sense by both the party. तो क्लियरली इसने कहना चाहिए था कि मुझे रेड कलर की कार बेचनी है, और क्लियरली सामने वाले ने कहना चाहिए था मुझे रेड कलर की ही खरीदनी है। बात खत्म। एग्जाम्पल नंबर 12, A threatened to B to A threatened to shoot B if B does not lend him rupees 2,000 and B agree to it. Here, the agreement enter under the coercion and hence not a valid contract. Coercion समझा, धमकी दिया, threaten मतलब धमकी दिया, तो धमकी में कौन सा वर्ड आ जाएगा बेटा, कौन सा वर्ड आ जाएगा, coercion। तो स्पेलिंग याद रखो। तो कोर्जन में किए हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं रहते, वैलिड नहीं रहते और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनते। ओके, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तीन ही बातें बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो एज ऑफ मैच्योरिटी, मेजोरिटी, बच्चों ने क्या करना चाहिए, अटेन करना चाहिए, मतलब 18 साल के ऊपर, जो भी बोला रहेगा। दूसरा, बंदा क्या होना चाहिए, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या सर, अपने होश आवाज में हो सकता है, दो केस में बच्चा होश आवाज में नहीं रहेगा। पहला एक तो पागल ही है, और दूसरा क्या है, ड्रग पिया हुआ है। तो अगर वो पिया हुआ है तो पिया हुए से बंदे कुछ भी बुला लो, तो भगवान ही रहता है। तो ऐसी बात है कि अनसाउंड माइंड नहीं चलेगा। तीसरा क्या, इट नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी अदर लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब किसी कोर्ट ने ही मना कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो कोर्ट ने खुद उसको बाय स्पोकन वर्ड डिस्क्वालिफाई किया, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मत। तो ये इतनी बातें हैं। पहला ए बी सी तीन पढ़ोगे, तब तक मैं थोड़ा बात करके आता हूं। चलो क्विक पढ़ो, ये क्या चीज है, और कुछ नहीं, कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है, नॉट एक्सपेक्ट, इतना ही करना है अपने को। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कल करेंगे, लेकिन आज इतना करना, मतलब इतना डायरेक्ट लर्न करके दिमाग में चाहिए। पहला यूनिट इतना सॉफ्ट करके जाओ ना, बाकी यूनिट खटाखट 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 खत्म हो जाएंगे। ये पहला यूनिट ही बेस है, पहला यूनिट अगर संभाल लिया, बाकी के यूनिट कचरा है फिर, क्योंकि बाकी के यूनिट में क्या, एक यूनिट इस पे ही बनता है, किस पे बनता है, फ्री कंसेंट पे। और तुमको ऑलरेडी पता है यही वर्ड है, फिर अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्जन, ये वो सब उसी करके फिर खत्म हो जाता चैप्टर। चलो इतना पढ़ो। मैं पूछूंगा क्या पढ़ा, तीनों ही केस ए बी सी। अब 5 बजे
ओके चलो ध्यान दो। अच्छा चालू ही था क्या? ओके चलो पे अटेंशन। Capacity of the party के capacity to contract means the legal ability of person to enter into valid contract. Section 11 of the Indian Contract Act specified that every person is competent to contract. हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्या सर? पहला कंडीशन who is age of what? Majority according to the law। तो यहाँ पे 18 नहीं बोला, जो भी लॉ में जैसे कुछ कुछ केस में शादी के लिए बॉयज का एज क्या हो जाता है 21 बराबर, लेकिन वोटिंग के लिए क्या माना जाता है? यूजुअली जनरल 18 माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, विच ही सब्जेक्ट एंड क्या होना चाहिए? हिज साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय अदर लॉ। क्या है सर? क्वालिफिकेशन ए क्या बोला है? refers to age in contracting person. The person entering into a contract must be of what? 18 year of age. Person below 18 year of age are considered क्या बेटा? Minor and therefore incompetent to contract. वो contract कर सकता नहीं है। बस लैंग्वेज समझनी। अब तुम कहोगे सर ये इतना सिंपल है। अब इतना ही सिंपल अगर ना है तो सीए में बच्चे फेल क्यों होते हैं? है ना? अगर ये तो सुनने वाली बात है कि इतना सिंपल सिंपल सब चल रहा है तो फेल क्यों होते हैं? क्या एंड तक इतना ही सिंपल है या और डिफिकल्ट? इतना ही सिंपल है। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा इसको ना कंपाइल नहीं करता। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो ना सिंपल सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो आप कब उसको कंसिडर करोगे? जब आप रिपीटेटिव पढ़ोगे, बार बार समझोगे, इतना यूज्ड टू हो जाओगे क्या? तुमको पूछा क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? तो माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लैंग्वेज लिख दो तुम पास, और इतना ही उनको चाहिए। ऐसे है कि तुमको लॉयर नहीं बनाना, सीए फाउंडेशन पास करके इंटर में लेके आना है सिर्फ। और वो ये नहीं चाहते कि फाउंडेशन लेवल पे तुम एकदम 30 मार्क खान बन जाओ, क्योंकि अभी तुम 12 ही पास हो रहे हैं। तो इसलिए तुम इतना ओवर एक्सपेक्टेशन खुद से मत रखो। तुमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, उसको एक कंपाइल करके साइड में नोट्स बनाना है। जैसे अदर देन सेक्शन 10 हमने पढ़ लिया था। कितनी बातें थी सर? कितनी बातें थी? कहां पे गई ये? इतनी बातें थी। इसके केस स्टडी समझ गए, बस आप अपने शब्दों में भी थोड़ा बहुत लिख के आओगे ना, ऐसे तुमको पास ही करेगा। क्योंकि उनको खुद स्टूडेंट चाहिए इंटर लेवल पे, उनको खुद आर्टिकलशिप के लिए मैन पावर चाहिए। तो वो तो चाहेगी कि तुम पास हो, इसलिए तो कोर्स को चेंज कर रहे हैं। इंटर को इजी कर रहे, फाइनल को इजी कर रहे। और कोई भी कोर्स कब चलेगा? जब उसमें मैन पावर रहेगा। मैन पावर मतलब क्या सर? कल जाके बच्चों ने यही बंद कर दिया कि माना सीए नहीं कर रहे, खूप अवघड असतं। आजकल मेजोरिटी बच्चे यही बोलते हैं सीए क्यों नहीं करना, कोई डिफिकल्ट है। और यही ट्रेंड रहा तो सीए कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगी क्या? नहीं। ऐसे भी पूरे 150 करोड़ लोगों के लिए सीए कितने? गिन के 4-5-6 लाख। उसमें से आधे प्रैक्टिसिंग पकड़ लो, आधे जॉब वाले पकड़ लो, आधे नाम के लिए करते सीए, छोड़ देते बाद में। आधों की एज हो रही है, जो पुराने सीए थे मर रहे, 40-50-60 में हार्ट अटैक आ रहा। तो बाकी अभी बचेंगे तो अभी जो थे वो जा रहे, जो है वो बन नहीं रहे, और आप आगे जो करना नहीं तो करना क्या है सर? इसीलिए फिर इजी है। सिर्फ तुम लोगों को फायदा क्या है? बाकी लोग डर रहे, तुम नहीं डर रहे, तो आ गए ना, बराबर पास हो जाओगे। लेकिन क्या ऐसे बेसिक चीजें याद रखो कि आपको उतना पढ़ते रहना है करके। तो इतना इतना ही सिंपल है भाई। भाई कुछ ही डिफिकल्ट नहीं है। चलो बी क्या था? सी be required person to be sound mind. He should be in his sense so that he understand the implication of the contract at the time of what entering into a contract. A lunatic, an idiot or क्या drunken person or under influence of some intoxicant is not supposed to be person of what sound mind. इसलिए बहुत बार लोग ना कोर्ट में केस जीतने के लिए यही एक दावा पेश करते कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त हम हमारे होशो-आवाज में नहीं थे। इसलिए जब भी कोर्ट में गवाही ली जाती है तो देखो वो कहते हैं जो कहोगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं करके। तो मुद्दा क्या है सर करके? तो ये जो बातें हैं ये सब किसमें आता है सर? बोलो किसमें आता है? कौन सा पॉइंट है? साउंड माइंड। साउंड माइंड में से पागल आएगा नहीं सर, ड्रंक करके आएगा। किसी को सर भांग पिला दिया, भांग पिला दिया, अब भांग पिया तो नशे में था, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, और उससे उसका पूरा कितना सिंपल है ना, प्रॉपर्टी आता है ना, कुछ काम वाम नहीं करने का, सिर्फ देखने के अपने एरिया में कितने अमीर लोग हैं, सबको पार्टी को बुलाने का, सबको नशे की गोली देने की, सबको डॉक्यूमेंट देने के, भाई साइन करो, बहुत भारी है। अंदर से इन सबको फिर ऐसे नींद खुलेगी तो ऐसे आधे से चेयर पे बैठे रहेंगे, अरे चल काम कर, बोलेंगे क्या सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो गलत हो गया। ऐसे लोग तो कितने कांड करेंगे। तो उन्होंने प्रूव कर दिया, तुम बोलोगे सर कैसे प्रूव करेंगे?
भाई मेडिकल साइंस बहुत आगे गया है, वो देखेंगे पिछले 24 आवर या 40 आवर या फिर 2 महीने में तुम्हारे बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ गए थे क्या कि जिससे तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे, तो सब चेक होगा, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता नहीं है। सी, इट रिक्वायर दैट पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस एंटरिंग सच अ कॉन्ट्रैक्ट, such a person are alien, enemy, foreign sovereign, convict, etc. They are disqualified unless they feel certain what formulated. Alien enemy मतलब क्या? अब देखो, तुमको पता है यूक्रेन और किसमें वॉर हो रहा है? रशिया। तो पहले तो यूक्रेन रशिया का पार्ट हुआ करता था, बराबर, लेकिन आज वो युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो आज यूक्रेन रशिया के लिए क्या हो गया? एलियन एनिमी। मतलब वो उनके बीच में डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बैन किया रहेगा कि यूक्रेन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं, लीगली तुम कर ही नहीं सकते हो। कितने बड़े तीसमार खान है, आज भी बॉलीवुड का मूवी का पब्लिश होता है पाकिस्तान में, होते मतलब अपने मूवी एज इट इज पाकिस्तान में मतलब रिलीज होते हैं करके। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया तो क्या गवर्नमेंट बोल सकती है कि उधर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखने का? हाँ बोल सकती है, कोई संबंध नहीं, दैट इज एलियन एनिमी करके। एनीवेज देखो, कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड, अगर इनके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा क्या बेटा? वैलिड रहेगा नहीं। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो को, मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist of either some right, interest, profit or benefit accruing to the party or some forbearance, determinants, loss, responsibility given, suffered or undertaken। मतलब कुछ भी चीज something in return कंपल्सरी होना चाहिए। इसको एक टर्म है सर, क्या? क्विड प्रो को। बोलो क्या है? क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक पार्टी एफर्ट्स ले रही है, दूसरी नहीं ले रही, चलेगा नहीं। तुम अगर कुछ दे रहे हो तो सामने वाले ने भी कुछ देना चाहिए, भले उसका लॉस हो, कुछ भी हो, नीचे सब दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100। क्या इसमें कंसिडरेशन है? हाँ। ए क्या सेल कर रहा है? बुक्स। बी क्या दे रहा है? पैसे। समथिंग इन रिटर्न है, दैट इज कंसिडरेशन। B promised to pay ₹100 is the consideration and A promised to sell his books, ये भी consideration है। A promised to sell books is the consideration for B promised to pay ₹100। तो इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि इसमें क्या था भाई? A sell agree to sell his books to B for rupees what? 100। इसको एक्सप्लेन करो तो कितना फेंका है इन्होंने, देखो। ए बोल रहा है क्या देगा भाई? बुक्स, तो ये कंसिडरेशन है। और बी क्या दे रहा है सर? प्रॉमिस कर रहा है 100 रुपए देंगे, तो ये कंसिडरेशन है। समथिंग इन रिटर्न, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल मतलब क्या सर? कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी व्हाट बेटा? लॉफुल। Section 23 state that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law or it is such as would defeat the provision of law. If it is fraudulent or involve injury to the person or property of another or court regard it as immoral or opposed to public policy, तो उसे मैं lawful consideration नहीं मानूंगा और वो valid रहेगा नहीं। For example, sir, A promised to drop prosecution instituted against B for robbery and B promised to restore the value of thing taken. This agreement is void as it is what? Object of unlawful। मतलब क्या हुआ सर? प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जेल। अब क्या हुआ? उसने बोला कि तू बता दे कि चोरी की हो कहां पे, तो मैं तेरी जेल ना क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, तेरे को ना छोड़ दूंगा करके। बिना जेल हुए तो छूट जाएगा। सिर्फ जो भी चोरी वोरी की है ना, वो अपन आधा आधा बांट लेंगे। क्या चलेगा? क्या ऐसे समथिंग इन रिटर्न में नहीं चलेगा, ये क्या हो जाएगा? इलीगल। मैंने बोला भाई मैं तेरे को पढ़ा हुआ, एक काम कर, तू ना एक बंदे का मर्डर कर दे, समथिंग इन रिटर्न, चलेगा क्या? नहीं, मेरी तरफ से तो सही है, लेकिन समथिंग इन रिटर्न क्या आ रहा है? अनलॉफुल आ रहा है, इलीगल है, तो वैसे कंसिडरेशन चलेगा नहीं। बस वही चीज उन्होंने। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन। कोकेन समझता ना? ड्रग्स। Such agreement is what? Illegal as consideration is what बेटा? Unlawful। तो कितना सिंपल था। उन्होंने कहा सेक्शन 10 का वन ऑफ द एलिमेंट है क्या? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? क्विड प्रो को, मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। और आगे उन्होंने क्या बोला कि वो कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगर लॉफुल नहीं रहा तो भी मतलब गलती हो गई थी लॉ मेकर्स। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? सिर्फ क्या बेटा? कंसिडरेशन। तो हमने पूछा पक्का कंसिडरेशन? बोले हाँ।
कंसिडरेशन का मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, मतलब मैंने कुछ किया तो उसने कुछ करना चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट ना, वो बोले हाँ पीपल पक्का कॉन्ट्रैक्ट, बोले वैलिड, बोले हाँ, बोला ठीक है बात खत्म। फिर कोकेन बेचा उसने मेरे को, मैंने पढ़ा है, और वो ड्रग्स लाके दे रहा मेरे को, फिर वो बोले ये तो क्या है, तो तुम कांड कर रहे, बोले नहीं तुमने क्या बोला, समथिंग इन रिटर्न, बाकी कुछ बोला क्या, बोले नहीं रुको फिर हम ला देते हैं। उन्होंने ला के, कंसिडरेशन क्या चाहिए बेटा, लॉफुल, अगर लॉफुल नहीं रहा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वाइड। लॉ बहुत शाने होते, होशियार होते लॉ मेकर, मतलब यहाँ पे गलती उन्होंने लगी, गलती सुधारी और बोल दिया कि कंसिडरेशन कैसे चाहिए, लॉफुल चाहिए, और वो क्लियरली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी व्हाट, वॉइड। ये तो मैंने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि गुजरात में दारू बेचना क्या है, वॉइड है, एक्सप्रेसली है, तो तुम उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते नहीं। अब दारू का कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, तो तुम उसमें जाओ जो नॉट एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर एज अ वॉइड, क्यों वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, उसमें काम करो, जो जाने से मना किया उसमें क्यों जा रहे हो करके, ठीक है। यही चीज थी। एग्जांपल नंबर 3 है थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफामेटरी स्टेटमेंट। डिफामेटरी मतलब क्या, जो किसी को बदनाम करता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो या कोई उसके पिक्स हो, व्हाटएवर। Entering agreement which are opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, any agreement to restrain मतलब क्या, रोकना, किसी को रोकना, restrain to of trade, marriage, legal proceeding, etc. are classic example of what, void agreement, कि जो expressly void है, अगर तुम उसमें जाओगे तो but obvious contract भी क्या रहेगा, void ही रहेगा। अच्छा क्या करना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, और मैं बोलता हूं ना, हम लोगों के लॉ में कितने चैप्टर बेटा, 5। इसमें कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, क्यों, और ये कितने मार्क्स का वेटेज भी वैसा उसको 25 से 30, तो 60 में से अगर आधा सिलेबस ये है, और 6 यूनिट है, 6 में से पहला यूनिट जबरदस्त है, अगर वो कर लिया तो फिर बाकी फालतू यूनिट है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो तुमको वो चाहिए तो वो कैसे चाहिए, प्रॉपर मतलब लाइन टू लाइन तुम लर्न कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अब मुझे बताओ इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट में कौन से थे, सेक्शन 10 एंड अदर देन क्या, सेक्शन 10। अब अदर देन सेक्शन 10 में कितने थे बताओ तो, 5। याद आ रहे कौन से बताओ तो, पहला क्या था, टू पार्टीज, फिर क्या था, लीगल रिलेशनशिप, फिर क्या था, अदर फॉर्मेलिटीज, फिर क्या था, सर्टनिटी, फिर क्या था, पॉसिबिलिटी करके। मुझे आता ना, 2 केस स्टडी थे, कौन से 2 केस स्टडी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी, जिसमें क्या बोला था, वो पार्टनरशिप वाला था, कि 2 पार्टीज का वो केस था, कि जहां पे फर्म खुद ही पार्टनर को देगी तो 2 पर्सन नहीं हो, क्या है, एक ही पर्सन तो टैक्स लगेगा नहीं, सेल्स टैक्स लगेगा नहीं, सेल्स का ट्रांजैक्शन नहीं। फिर एक कौन सा था, लीगल वाला था रिलेशन, बेलफर वर्सेस व्हाट, बेलफर, वहां पे क्या था सर, सोशल और क्या, डोमेस्टिक, ठीक है। फिर बाकी तो तुम समझ लोगे, सर्टनिटी, उसके बाद क्या, पॉसिबिलिटी, और इस पे आएगा। मतलब तुमको बोला कि एक बंदा बोल रहा है चांद तारे तोड़ के रहेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तुम्हारा लैंग्वेज क्या बनना चाहिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सिंपल सी बात थी। मैंने बोला कि मिस्टर ए गया कार की दुकान और बोला कि एक कार दे दो, अब कौन सी कार दे दो, बोला क्या, नहीं, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, सर्टेनिटी, वो क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। समझ में आया। फिर क्या हुआ, एक बंदा घर खरीद रहा है और ओरल एग्रीमेंट कर लिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंपलसरी क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो इसे कहते हैं नॉलेज, मतलब वो भले एक लाइन है लेकिन लॉ में आपको कैसा भी घुमाया तो भी आपको आंसर देते आना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया। अब सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में पहला क्या था सर, एग्रीमेंट होना चाहिए, तो एग्रीमेंट हो गया। दूसरा क्या था, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट में कॉन्सेस एड एडम ये वर्ड था, उसको ध्यान से देखिए, वापस दिखाता हूं तुमको, क्योंकि ये जो शब्द है ना सर, पढ़ाई करो तो ऐसी करो सर कि फिर ना दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। यही शब्द बच्चों को तो लिखते नहीं आते। देखो यहाँ पे इधर दिखा गया तुमको, फ्री कंसेंट में कॉन्सेस एड एडम, इधर सब मैंने ऐसा ना सब पिला पिला कर दिया था, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी है ना, कॉन्सेस एड एडम, मतलब क्या सर, कॉन्सेस एड एडम मतलब सेम थिंकिंग, जो मैं सोच रहा हूं ये वर्ड्स तुमको वहां पे लाने पड़ेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे वही सोच रहा है, मैं भी रेड कलर की कार खरीदने की सोच रहा हूं, वो भी रेड कलर की कार बेचने की सोच रहा है। इसे क्या कहते हैं, कॉन्सेस एड एडम। अब ये वर्ड देखो, ये लिखना पड़ेगा अपने को। अब ये लिखोगे तो बच्चे बोलते सर लो अपना शब्द ले ले, तो साले लगा रहे अपने शब्द में लिखो, लेकिन ये कुछ शब्द तो वहां पे लगाओ, कॉन्सेस एड एडम, क्विड प्रो को, बराबर है कि नहीं। चलो एनीवेज, तो ये वाला शब्द तुमको समझा। फिर कहां पे था, इधर गया, हाँ,
तो एक था फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बाद क्या था बेटा तीसरा? कैपेसिटी। कैपेसिटी में 3 पॉइंट थे। एक क्या था वो? मेजर होना चाहिए, फिर दूसरा क्या था? साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा क्या था? लॉ ने उसको किसी भी तरीके से ना डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए। फिर क्या था चौथा? कंसिडरेशन। फिर पांचवा क्या था? लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन में वापस एक नया वर्ड था, क्या? क्विड प्रो को। अभी वो क्विड क्या था? क्विड प्रो को का स्पेलिंग बताइए। समथिंग इन रिटर्न, लेकिन वो स्पेलिंग याद रखो, ऐसे लिखा विषय का तब लॉफुल होना चाहिए। छठवा क्या था? ओके, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी व्हाट? वॉइड। और सातवां था? नहीं। तो ये 6 और ये 5, और इतना उसको पढ़ लो सर कि ऐसे समझो कि ऐसे यहां से सवाल पूछती 2-2 मार्क्स के लिए। और बच्चा ना अभी ये क्या है सर, अभी मैंने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट बड़ा एक्ट नहीं है, 96 पेजेस है ना, आगे जाके तुम फ्री कंसेंट पे यूनिट बना दिया है, वही शब्द घूमेंगे, बस वो एक्सप्लेनेशन बदलते जाएगा, एग्जाम्पल बदलते जाएंगे, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा पहले यूनिट में ही एक्चुअली खत्म हो जाता है, आगे तो बस सिर्फ एक्सपांशन। तुमको पता है और एक चैप्टर किस पे? कंसिडरेशन पे यूनिट। तो 6 यूनिट में थे, तो एक कंसिडरेशन पे, एक इस पे, और डिस्चार्ज, मतलब बस इसी पे घूम रहा है। मतलब तुम पहला यूनिट करो, बाकी की यूनिट पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो पहला यूनिट कॉन्ट्रैक्ट इतना सा ही, सिर्फ उसको ना एक्सप्लेन कर करके बड़ा किया गया है। और बच्चे क्या करते हो? वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं, कंसेप्ट पे ध्यान कम देते हो। उसको बोलते खत्म करना है सर, एक बार खत्म कर दो। अरे क्या करेंगे खत्म करके भाई? तो इतना इतना चीज ना, इतना आराम से कर, चिल करके कर। सीए का रूल नंबर 1 भाई, तो 70% पढ़ाई 100% एक्यूरेसी से करो, कि तुम्हारा वो आना ही चाहिए। तुमको पास होने को कितना लगता है? 50%। बच्चा 100% पढ़ाई 40% एक्यूरेसी से करता है, या 50% से मिलते 45% फेल होता रहता है। तो रादर देन सब करना है, उससे बेटर थोड़ा करना है, बट कैसे करना है? परफेक्ट करना है, क्योंकि ये 12वीं नहीं के सब हो जाएगा। समझ में आया? तो इतना आज सब आपको लिख के लाना है यहाँ तक। कल से हम थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएं, क्योंकि आप धीरे धीरे अभी यूज टू हो रहे हो चीजों को, ना कि बैक टू वो स्टेज आ रहे हो। लेकिन हाँ, जब स्पीड कम है तब तुम्हारा लर्निंग ज्यादा चाहिए। आया ध्यान में एवरीवन? और तुमको और एक चीज अभी यहाँ पे नहीं हुई, कल वो भी दिखाता हूँ। अपना आईसीआई का देखो, क्या है, चार्ट फॉर्म में आता है अपने बॉडी इस पे, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो ये पढ़ने के बाद वो चार्ट देखोगे, तुम बोलोगे यार वो चार्ट कितने 4-5 पेज में पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कम करने को तो इतना सा भी हो सकता है, लेकिन हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, और मॉड्यूल का लैंग्वेज जितनी बार तुम ये देखोगे ना बेटा, उतना तुम्हारा फायदा है करके। अब देखो ये लैंग्वेज जो तुमने अभी पढ़ी, एज इट इज पूरा याद नहीं आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटर्न और ओरल, ये लैंग्वेज तुम जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा बनते जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, कल का होमवर्क आपको इतनी सारी चीजें पढ़ के आनी है करके।